अमीर बहू को मिला भिखारियों से भरा ससुराल। ये लीजिए, मैंने चाय बना दी है। अरे क्या बात है, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ दिव्या, हम काम पर जा रहे हैं। हाँ तो नाश्ता तो कर जाइए। नहीं, अब वक्त नहीं है। चलिए बाबा चलते हैं, नहीं तो सुबह का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। लखन अपने बाप मनोज के साथ बिना कुछ खाए पिए ही निकल गया। यह है दिव्या के ससुराल की कहानी। दिव्या एक बेहद ही अमीर लड़की थी जिसने अपनी पसंद से एक गरीब परिवार में शादी की थी। लखन के परिवार में उसकी माँ, बाप, बुआ, एक बहन और वो खुद था। लखन और मनोज के घर से जाने के बाद दिव्या बोली, ऐसा भी क्या काम था इन दोनों को जो बिना कुछ खाए पिए ही चले गए? वैसे मेरे बाबा भी ऐसे ही करते थे। काम को लेकर आदमी बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। दिव्या ऐसे बोलकर अपने घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद उसकी नंद सास और बुआ सास भी घर से जाने लगी। अब आप सभी कहाँ जा रहे हैं? काम पर भाभी। काम? कैसा काम? आप सब भी काम करते हैं? हाँ बहू, गरीबों में तो जितने लोग हों उन सभी को ही काम करना पड़ता है, तभी परिवार पूरा चल पाता है। अब चलो भाभी और रेशमा, नहीं तो देर हो जाएगी। जया ऐसे बोलकर रेशमा और अंकिता को अपने साथ लेकर निकल गई। घर में अब बस दिव्या ही थी। अरे नहीं, बेचारे मेरे ससुराल वाले कितनी मेहनत करते हैं, पता नहीं सभी क्या काम करते होंगे। एक तरफ दिव्या अपने ससुराल वालों के बारे में पूछ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ, अरे दे दो रे दे दो, ऊपर वाले के नाम का दे दो। गरीब और परेशान को देने से भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे कितने परेशान लोग हैं ये लीजिए। अरे मेरी जिंदगी मेरे पति ने खराब कर डाली, छोड़ दिया, मारा मुझे, लाचार हूँ मैं, भाइयों मेरी मदद करो। एक तरफ दिव्या अपने ससुराल वालों के बारे में सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल के सभी लोग भीख मांग मांग कर अपनी झोलियों को भर रहे थे और दिव्या को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। किसी ने लंगड़ा बनकर तो किसी ने मोहताज और किसी ने सताया हुआ बनकर सारा दिन लोगों से खूब भीख इकट्ठा की और शाम को सभी एक एक कर घर लौटने लगे। अरे बाबा आ गए आप? ये बाबा की इतनी ज्यादा फटीचर सी हालत क्यों लग रही है? बाबा, आप तो लखन जी के साथ गए थे, लेकिन आप अकेले आ रहे हो? अरे हाँ, वो बहू मनोज के काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं तो मैं जल्दी आ गया। अच्छा, ये बाबा ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे कि ये नाले में गिर कर आ रहे हैं? तभी दिव्या मनोज को देखकर कंफ्यूज हो ही रही थी कि पीछे से उसकी सास, नंद और बुआ सास भी आ गईं। उन तीनों के कपड़े भी बहुत ही ज्यादा गंदे थे जिन्हें देखकर दिव्या चौंक कर बोली, हे भगवान, माँ जी आप लोगों की क्या किसी से लड़ाई वड़ाई हुई है? आपके बाल ऐसे बिखरे बिखरे और ये कपड़े कितने गंदे, ऐसे कैसे हो गया? बहू तो भी ना कैसे अजीब अजीब से सवाल करती है। अरे काम में मेहनत तो लगती ही है और मेहनत से कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब ज्यादा हम पर ध्यान मत दे। दिव्या अपनी बुआ सास की बात सुनकर बस गर्दन हिलाने लगी और फिर उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद लखन भी घर आ गया, जिसके बाद खाना खाकर सभी सो गए। ऐसे ही अगले दिन, बाबा मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे सुबह की चाय के लिए चीनी और पत्ती लेकर आनी है। अच्छा बहू। मनोज ने जैसे कि दिव्या को पैसे देने को जेब से पैसे निकाले तो उसकी जेब से बस चिल्लर ही चिल्लर निकले। ये क्या बस चिल्लर ही चिल्लर? बाबा तो इस उम्र में भी मेहनत के काम करते हैं, फिर इनके पास कोई भी बड़ा नोट क्यों नहीं है? दिव्या को ये चिल्लर ही चिल्लर देखकर अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो उन्हें ही लेकर चीनी पत्ती लेने को किनारे की दुकान पर जाने लगी, जहां ये सभी लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? समझ गई, इस गरीब से मोहल्ले में मैं ही एक अमीर बहू हूँ, इसीलिए शायद सब लोग मुझे देख रहे हैं। दिव्या बेचारी जानती भी नहीं थी कि उसके नाक के नीचे उसके ससुराल वाले क्या करते थे। वो इसी गलतफहमी में चीनी और चाय पत्ती लेकर घर चली गई, जिसके बाद उसने सभी का नाश्ता करवाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन दिव्या सब्जी लेने बाजार आई हुई थी। हाँ भैया, 2 किलो आलू दे दो और 1 किलो बैंगन। अरे ये आवाज तो मुझे ससुर जी की जैसे लग रही है। दे दो रे, अरे दे दो, ऊपर वाले के नाम का। गरीब को दोगे तो तुम्हारे खजाने में बरकत होगी। हे भगवान, ये तो बस आवाज नहीं, देखने पे भी मुझे ससुर जी ही लग रहे हैं। पास जाकर देखती हूँ। दिव्या को मनोज और लखन पर शक हो गया और वो उनकी करीब ही जाने लगी कि तभी लखन ने उसे देख लिया और उसने अपने बाप को इशारा किया। अरे नहीं, ये तो वही इशारा है जो हम मुसीबत के वक्त देते हैं। अरे अरे नहीं बहू यहाँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए। मनोज ने जैसे ही दिव्या को देखा तो उसने अपना रुख बदल लिया और वो दोनों जल्दी से पब्लिक की भीड़ में ही गुम हो गए। अरे नहीं, वो तो चले गए,
वैसे मैं शायद बेकार में ही शक कर रही थी। वो दोनों लखन और ससुर जी कैसे हो सकते हैं? वो तो बेचारे मोहताज थे। दिव्या ने ऐसे ही सोचते हुए बात को आई गई सा कर दिया और फिर वो वापस से घर आ गई। लेकिन अपने ससुराल वालों का यूं गंदी हालत में घर लौटना और खुले पैसे देना, ये सब दिव्या को सताई जा रहा था। जरूर कुछ तो बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है, वरना राजा बनकर घर से निकला हुआ इंसान भंगी बनकर तो लौट सकता है, लेकिन बिल्कुल भिखारी नहीं बन सकता। मैं कल को इन लोगों का पीछा करूंगी कि ये आखिर काम क्या करते हैं। दिव्या अपने परिवार का पीछा करने का मन बना चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही सभी नाश्ते से निपट कर काम पर जाने को निकले तो दिव्या भी उनके पीछे पीछे निकल गई। आज मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये क्या बाबा और लखन जी अलग राह निकल गए और माँ, बुआ, सास जी और रेशमा ये तीनों साथ हैं। मैं किसका पीछा करूं? दिव्या सभी को अलग अलग दिशा में जाता हुआ देख कंफ्यूज हो गई कि तभी उसे कुछ ध्यान आया। हे भगवान, मैं तो जल्दबाजी में घर का दरवाजा ही लॉक करना भूल गई। अब क्या करूं? चल दिव्या, घर को जा। अगर कोई चोर लुटेरा आ गया तो क्या होगा? दिव्या को आधे रास्ते से ही वापस लौटना पड़ गया क्योंकि उसने घर का दरवाजा बंद नहीं किया था। मैं नहीं जान पाई कि ये लोग क्या काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे भी मेरा परिवार है, मुझे इस तरह से इन लोगों पर शक नहीं करना चाहिए। दिव्या अब सोच चुकी थी कि वो अपने ससुराल वालों का पीछा नहीं करेगी। ऐसे ही चलते चलते लगभग एक हफ्ता और गुजरा और आज के दिन दिव्या बाजार सब्जी लेने आई हुई थी कि बहना सुनो, परेशान हूँ। 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, सर में चोट भी है और कोई देखने वाला भी नहीं है। गरीब की मदद कर दो। दे रही हूँ जी, ये लीजिए। रेशमा, भाभी। आज दिव्या ने अपने परिवार का काम पकड़ लिया। रेशमा को भीख मांगता देख दिव्या के मानो पांव तले जमीन हिल गई थी। दिव्या ये सब देखकर बेहोश हो गई, जिसके बाद रेशमा उसे घर लेकर पहुंची और कुछ देर के बाद घर में। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? क्यों छिपाया इतनी बड़ी असलियत मुझसे आप लोगों ने? मैं इतने अमीर बाप की बेटी, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये कभी भीख की रोटी तोड़ूंगी मैं। बताइए क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? मेरी बात सुनो रेशमा, मैं बताता हूँ, गुस्सा मत करो। अब बताने से होगा क्या? सच्चाई तो यही है कि मैं एक भिखारी परिवार की बहू हूँ। मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। मुझे अभी के अभी मेरे मायके छोड़कर आओ, बस। दिव्या ने अपने मायके जाने की जिद पकड़ ली। काफी देर तक वो बोलती रही, लेकिन फिर बहू, बस बहुत कर लिया तूने मायके मायके का गुणगान। अब तू इसी परिवार की बहू है, फिर चाहे हम राजा हैं या भिखारी। लेकिन आप सभी तो हट्टे कट्टे इंसान हो जो इज्जत से भी अपनी रोटी कमा कर खा सकते हो। फिर आप लोग क्यों इस तरह से भीख मांगकर दूसरों के टुकड़े पर पलते हो? बोलो। मुझे तो ऐसे दूसरों के टुकड़े पर पलने की आदत नहीं। मेरे बाप ने मुझे कमा कर खिलाया है। मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी, या अगर रहूंगी तो वादा कीजिए आप काम करना शुरू कर देंगे। काम तो मैं भी करना चाहता हूँ दिव्या, लेकिन काम मिलता नहीं है। काम मिल जाएगा। अब हाँ तो कहो, मैं बाबा से बात कर लूंगी। और हाँ कहने की क्या बात है, मैं आप लोगों को ऐसे भीख नहीं मांगने दूंगी। दिव्या की बात सुनकर उसका परिवार काम करने के लिए राजी हो गया। बस फिर क्या था, उसी दिन दिव्या ने अपने बाप से बात की और दिव्या के बाप ने उसी दिन लखन को अपने यहाँ काम पर लगा लिया। अब लखन काम करता, जिससे उसे अच्छा मेहनताना मिलता था, और अब परिवार ने भीख मांगना बंद कर दिया था। चारू नई शादी करके अपने ससुराल आती है और चारू के आने से ससुराल वाले सब बहुत खुश होते हैं। मेरी दूसरी बहू भी आ गई, अब तो परिवार पूरा हो गया। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। बहू, आज शाम को तू ही खाना बना दियो। आज शाम को हम सब मिलकर खाना खाएंगे, और हाँ, खाने में कुछ अच्छा बना दियो। मटर पनीर, पुलाव, बिरयानी, ऐसा कुछ। नई बहू आई है अमीर घर से, इसलिए उसे ऐसा ना लगे कि वो यहाँ आकर फंस गई। ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सबके लिए कुछ अच्छा ही बनाऊंगी। शाम के समय चारू सबकी नजर से बचकर फुटपाथ पर एक ठेले के पास चली जाती है। भैया, छोले भटूरे खिला दीजिए। ठेले वाला जल्दी से चारू को एक प्लेट छोले भटूरे खाने को देता है। छोले भटूरे खाने के बाद चारू 100 का नोट ठेले वाले को देती है। मैडम जी, आज कुछ ही ग्राहक आए थे और सबने बड़े नोट ही दिए हैं। आपके पास 20 रुपए खुले हो तो दे दीजिए। नहीं भैया, खुले तो नहीं है, बस यही 100 का नोट है मेरे पास तो। मैडम जी, फिर आप बाद में ही दे दीजिएगा, कभी यहाँ से आते जाते। अब खुले तो मेरे पास भी नहीं है। भैया, बाद में क्यों, आप पूरे रख लीजिए। आज मेरी शादी हुई है, इसलिए मैं खुश हूँ काफी। वैसे भी आप किसी अनजाने पर इतना भरोसा कर रहे हैं, मैं तो अक्सर ही फुटपाथ पर खाना खाती हूँ। चारू पूरे 100 का नोट ठेले वाले को पकड़ा कर घर आ जाती है। तभी अनीता कहती है, अरे बहू, तू बाहर कहाँ से आ रही है? तू तो अभी तक घर पर ही थी। माँ जी, दरअसल मैं यूं ही टहलने गई थी। हाँ, सुबह से तू अपने कमरे में ही थी, तेरा मन नहीं लग रहा होगा। चल, अच्छा ही हुआ तू थोड़ा टहल के आ गई। अब हम सब साथ में खाना खाते हैं।
सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। चारू, तुम काफी अमीर घर से आई हो, हमें ये नहीं पता वहाँ तुम कितना अच्छा खाती थी, लेकिन हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमसे जितना हो पाया हमने उतना करने की कोशिश जरूर की है। माँ, आज तो इतना अच्छा खाना बनाया, मुझे पुलाव दो ना। सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन चारू की प्लेट में बहुत कम खाना होता है। बहू, क्या हुआ? तूने पहले ही इतना कम खाना लिया है और अब जो खाना लिया है वो भी नहीं खा रही है तू। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं चारू, तुम जितना खा पाओ उतना खा लो। अब ऐसे ही चारू अक्सर करने लग गई थी। चारू हमेशा ही अपने घर वालों से छुपकर फुटपाथ पर खाने जाती है और घर में बिल्कुल खाना नहीं खाती। अच्छा हुआ किसी ने बाहर जाते हुए नहीं देखा, वरना सवाल करने लग जाते। चारू फुटपाथ पर आराम से खाना खा रही होती है कि तभी सोनू अपनी चाची को देख लेता है। माँ, वो देखो चाची कचौड़ी खा रही है। चारू फुटपाथ पर खाना खा रही है, लेकिन चारू घर पर तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाती है, फिर यहाँ क्यों? निधि वहां से कुछ नहीं कहती और सीधा घर आ जाती है। कुछ देर बाद चारू भी घर आती है। चारू, तू बाहर से कहाँ से आ रही है? किसी को बताया भी नहीं जाने से पहले? अभी तो गई थी माँ जी, बस यहीं टहल रही थी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुम बाहर फुटपाथ से कचौड़ी खा रही थी। तुम इतने अमीर घर से आई हो और तुम फुटपाथ से खाना खाती हो, और शायद यही कारण है ना कि तुम रोज घर पर खाना नहीं खाती और कभी कभी खाने से मना ही कर देती हो। हाँ तो क्या हुआ, मुझे फुटपाथ का खाना पसंद है, और इसमें अमीर घर का क्या? आप लोग ज्यादा मत सिखाओ। चारू इतना बोलकर वहां से चली जाती है और अब रोज ही फुटपाथ पर खाने लगती है। कुछ दिनों बाद चारू सबके पास जाती है। आप सबने खाना तो नहीं खाया ना? नहीं, अभी तो किसी ने खाना नहीं खाया, मैं खाना बनाने ही जा रही थी। क्यों, क्या हुआ? आज हम सब बाहर खाना खाने जा रहे हैं। सच में चाची? हाँ बिल्कुल। चारू सबको बाहर खाने पर लेकर जाती है, लेकिन फुटपाथ पर ही एक ठेले से सबको नान खिलाने लगती है। ये क्या चाची, इतनी अमीर घर से आई हैं, मुझे लगा चाची किसी बड़े होटल रेस्टोरेंट में लेके जाएंगी, हमें महंगा महंगा खाना खिलाएंगी, लेकिन चाची तो हमें यहाँ ठेले पर ले आई। बहू, तू हमेशा फुटपाथ पर ही क्यों खाना खाती है? अरे अच्छा नहीं लगता है ना, आते जाते लोग भी देख रहे हैं। एक दिन का तो समझ आ रहा है, लेकिन तू हमेशा ही यहीं खाती है और इस वजह से अक्सर घर का खाना भी तू नहीं खाती। आप बीना माँ जी, अरे मैं तो अमीर घर से आई हूँ, लेकिन आप तो मिडिल क्लास वाले लोग ही हो ना, फिर आपको कैसे दिक्कत हो रही है? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग क्यों इतना चिक चिक कर रही हैं? माँ जी रहने दीजिए, यहाँ पर सड़क पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। हम सब खाकर यहाँ से जल्दी निकलते हैं। सब लोग खा पी कर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे तेरा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू फुटपाथ पर खाना खाती है इतने अमीर घर से आने के बाद भी। माँ जी फिर वही बातें शुरू। अरे एक ही बात कितनी बार समझाऊं आपको, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी बहस नहीं चाहिए और मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। चारू अपनी सास को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। अनीता काफी उदास हो जाती है। अब तो बहू को समझाना भी बेकार है, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनेगी। माँ जी कोई बात नहीं, जब हमें पता है कि चारू किसी की नहीं सुनेगी तो हम क्यों इतना सुनाएं। ऐसे ही कई दिन और निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद चारू की सहेली शीतल उससे मिलने के लिए आती है। चारू, तेरी शादी क्या हो गई? तू तो हम सबको भूल ही गई। पता है हम सब फ्रेंड लोग कितने दिनों बाद मिले और तुझे बुलाया तो तू आई नहीं। यार मेरा मन नहीं था आने का, तुझे तो पता ही है ना मैं अपनी मैरिड लाइफ में कितनी बिजी हो गई हूँ। हाँ मुझे सब पता है तू कितनी ज्यादा बिजी हो गई। अब दोस्तों के लिए कहाँ तुझे टाइम मिलेगा? अरे अब ऐसी बातें करती रहेगी या कुछ खाएगी भी? हाँ चारू, भूख तो मुझे भी लग रही है काफी ज्यादा। बेटा बताओ क्या खाना है? वैसे यहाँ तो कुछ अच्छा हमारे टाइप का खाने को मिलेगा नहीं, चलना हम कहीं बाहर खाने को चलते हैं या फिर यहीं पर कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम बाहर ही चलते हैं, मैं तुझे आज कुछ बढ़िया सा खिलाती हूँ। चारू अपनी सहेली को लेकर बाहर चली जाती है और फुटपाथ पर ही चाट पकौड़ी खिलाती है। ये देखकर शीतल को काफी गुस्सा आता है और वो तुरंत वापस घर आ जाती है। चारू ये क्या था? तू अपने मिडिल क्लास ससुराल वालों के साथ रहते रहते तू भी मिडिल क्लास हो गई है क्या? तू फुटपाथ पर खिलाने के लिए लेकर आ गई मुझे। हाँ तो क्या हुआ, फुटपाथ पर ही तो खा रहे हैं। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे नाले में बिठाकर खिला रही हूँ मैं तुझे। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, मैं ही बेवकूफ थी जो यहाँ तुझसे मिलने आ गई। मैं जा रही हूँ। बहू ये क्या किया तूने? तू हम सबको फुटपाथ पर खिला रही है, खुद भी खा रही है, लेकिन अपनी सहेली को तो मत खिला। रहने दीजिए। अरे फुटपाथ पर खिला दिया तो इतना बवाल कर रही है, इससे अच्छा तो ना ही आए हमारे घर। चारू किसी की नहीं सुनती और अपने मन की ही करे जाती है। कई दिनों बाद चारू की शादी को 6 महीने हो जाते हैं, इसलिए वो अपने पति मयंक के साथ बाहर खाने जाती है। आज हम दोनों मेरी पसंद की जगह पर खाने जाएंगे। आपका हुक्म सिर आंखों पर। फिर चारू अपनी पति को वहीं फुटपाथ पर ही लेकर जाती है और वहीं से चाउमीन खाने लगती है। चारू ये क्या है?
तुम इतनी अमीर होने के बाद भी फुटपाथ पर क्यों खाती हो? पता है, माँ भी बोल रही थी कि तुम रोज रोज फुटपाथ पर खाती हो, ऐसा अच्छा थोड़े ना लगता है। मैंने अब तक तो किसी को नहीं बताया, लेकिन अब मुझे बताना ही पड़ेगा। देखिए, मैं फुटपाथ पर इसलिए खाती हूँ क्योंकि हमारी शादी से 2 दिन पहले मैंने किसी गरीब को देखा था कि वो बेचारा कैसे सुबह से शाम तक अपना ठेला लगाए खड़ा था और वहाँ कोई भी नहीं आ रहा था। उसी के साथ में एक बड़ा रेस्टोरेंट था जहाँ लोगों को बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग वहीं जा रहे थे। तो यही कि मैं इतनी सक्षम हूँ, मैं किसी का पेट भर सकती हूँ, किसी के 4 पैसे की कमाई करवा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। और अगर इस बारे में लोग मुझे ये बोलते हैं कि मैं फुटपाथ पर खाना खाती हूँ तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। चारू, मुझे तुम पर गर्व है। तभी पीछे से चारू के ससुराल वाले भी आ जाते हैं। बहू, तेरे इस काम के पीछे इतनी बड़ी अच्छाई छुपी थी, तूने हमें क्यों नहीं बताया? वो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी भी काम के बारे में किसी को पता चले, लेकिन अब पता चल गया है तो अब प्लीज आप लोग मुझे फुटपाथ पर खाना खाने के लिए मत रोकिएगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, अब तो अपनी अमीर देवरानी के साथ मैं भी फुटपाथ पर ही खाना खाया करूंगी। इसी के साथ अंत में गलतफहमियां भी दूर हो जाती हैं और चारू की अच्छाई के बारे में भी सबको पता चलता है।